अस्सलाम वालेकुम। सो ठीक है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? सही क्लियर, आवाज़ मेरी सही आ रही है? गुड। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में बेटा बेंजीन स्टार्ट किया था और मैंने आपको अपनी आखिरी बात क्या बताई थी, मैं उसको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ। मैंने आपसे कहा था कि बेंजीन C6H6 के अंदर ईच इंडिविजुअल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज के बाद एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल pz होता है बेटा। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस समझा था और 6 कार्बन आपस में sp2 सिग्मा बॉन्ड के साथ, और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अटैच होता है। उसके बाद एंड में मैंने आपसे ये कहा था कि एक्चुअली अगर बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था बेटा, ये वाला, कि ये स्ट्रक्चर जो है अगर ऐसा होता तो ये अल्कीन होता, मगर बेंजीन अल्कीन नहीं होता। होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली शिफ्ट होते रहते हैं और या पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि बस जैसे मुझे ख्वाब आया, मैंने आपसे कहा कि यार एक्चुअली ऐसा होता है कि मुझे नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड शो करना है, तो मैं बच्चों को बस ये बोल दूं कि ये डीलोकलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि डीलोकलाइजेशन होती है, इसके प्रूफ भी है। मतलब हमें कैसे पता चला कि बेंजीन के डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली शिफ्ट होते हैं और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डीलोकलाइज होते रहते हैं। अच्छा, जब हम लोग बॉन्ड का वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, तो बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शिफ्ट का, और जब हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डीलोकलाइजेशन का। यानी कि बोलते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सही है, कि जब हम बोलें कि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, उसको ये ना बोले डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की होती है और शिफ्टिंग किसकी होती है? डबल बॉन्ड की होती है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली डीलोकलाइज हो रहे हैं? हमें कैसे पता चला? मतलब हाउ डू वी नो दैट डीलोकलाइजेशन रियली अकर्स इन बेंजीन? हमें कैसे पता चला? मैं आपको 3 तरीकों से समझाऊंगा, ठीक है? 3 डिफरेंट तरीकों से। तो मेरा आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वो डीलोकलाइजेशन के ऊपर ही है। हाउ डू वी नो, मेरा पहला जो टॉपिक है बेटा वो है हाउ डू वी नो delocalization of pi electron. How do we know that? हमें कैसे पता चला? 3 तरीकों से पता चला। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला तरीका जो हमें पता चला कि वाकई डीलोकलाइजेशन होती है, और वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड अल्कीन्स। अब ज़रा बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, बहुत आसान सी चीज़ है। जो लोग ये कहते हैं कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, जो ये कहते हैं, मतलब जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें डबल बॉन्ड थे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब हो गया वो अल्कीन है, और अल्कीन के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। हमने एएस लेवल के अंदर पढ़ा था कि अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन इनरिच्ड नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं हो सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जरा फर्क देखिएगा। जैसे अगर आप बेटा अल्कीन के अंदर रिएक्शन करवाते थे ब्रोमिनेशन वाला, जरा देखिएगा, सपोज करो ये अल्कीन है और आपने इसमें ब्रोमीन ऐड की, यानी आपने इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव की फॉर्म में इस पर अटैक करवाना है। हुआ क्या? ये ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और
आपका प्रोडक्ट बन गया पहले स्टेप में इंटरमीडिएट, एंड देन आपका प्रोडक्ट बन गया। इस पे क्या चार्ज आता था? प्लस। ब्रोमीन यानी इलेक्ट्रोफाइल ने बेटा, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ने डबल बॉन्ड पे अटैक कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सेम कंडीशन रखें जो कंडीशंस आपने अल्कीन के लिए रखी है, आप एग्जैक्टली वही कंडीशन किसके लिए रखें बेटा? बेंजीन के लिए। जरा देखिएगा, सपोज करो, कितनी सिंपल सी बात है, जो लोग ये समझते हैं, या सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि Br पॉजिटिव का रिएक्शन इस सब्सटेंस के साथ करवा दो, और अगर आप ये कहते हैं कि बेंजीन में डबल बॉन्ड फिक्स होते हैं, यानी बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल अल्कीन की तरह है, तो बेटा जो रिएक्शन ब्रोमीन का Br पॉजिटिव की फॉर्म में अल्कीन के साथ हुआ, वही रिएक्शन बेंजीन के साथ भी होना चाहिए था। लेकिन हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था ऐसा नहीं होता। आपको इस रिएक्शन के डिफरेंस से क्या समझ में आया? इतनी सिंपल सी बात, इस रिएक्शन के डिफरेंस से हमें समझ में आया कि बेंजीन के डबल बॉन्ड की केमिकल नेचर अल्कीन के डबल बॉन्ड की तरह नहीं होती। क्या मतलब? और ज़्यादा थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी बेंजीन के डबल बॉन्ड अल्कीन की तरह नहीं होते। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इससे ये कैसे पता चल रहा है? सिंपल सी, ऊपर वाले केस में रिएक्शन हो रहा है, नीचे वाले केस में रिएक्शन नहीं हो रहा। उससे हमें ये पता चला कि पहले वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल नोज वेयर टू अटैक, उसको पता है मुझे अटैक कहां करना है। क्यों? डबल बॉन्ड फिक्स है। नीचे वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल को पता ही नहीं है मुझे अटैक कहां करना है, तभी तो वो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर पा रहा, तभी तो वो उसके साथ ऐड नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे दिमाग में सजेशन आई, ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डबल बॉन्ड अपनी जगह नहीं होते, बल्कि कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? शिफ्ट करते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल से। सपोज करो बेटा दो घर हैं, जैसे थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। जैसे दो घर हैं, ये हो गया पहला घर, मैं इसे एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज करो ये घर है ए, एक शख्स है उसका घर है ए, ओके बेटा। आप दूसरा देखिएगा, सपोज करो ये है घर बी। सपोज करो इन दोनों घरों में दो चोर आने वाले हैं जो चोरी करना चाहते हैं। उस घर के अंदर कुछ खास एक जगह पे तिजोरी रखी हुई है जहां पे चोरी करना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या, जरा देखिएगा, इस घर ए के अंदर उस चोर को पता है कि जो जहां मुझे चोरी करनी है वो इस जगह पे है, मतलब वो जो तिजोरी है या वो जो बॉक्स है जिसमें से मुझे कुछ चीज़ चुरानी है, वो पैसे जो है वो यहाँ पे है, ओके। जो सेकंड वाला घर है उसके अंदर उस बॉक्स की जिसमें पैसे रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है या XYZ कुछ रखा हुआ है, वो उस बॉक्स को कंटिन्यूअसली पूरे घर में शिफ्ट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं रखते, कभी इधर रखते हैं, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, एंड सो ऑन। आप थोड़ा सोचो, आपको क्या लगता है किस घर में चोरी करना आसान होगी? क्यों? आपने क्यों बोला ए पे आसान होगी? क्योंकि आपके चोर को, मैं इलेक्ट्रोफाइल की जगह चोर लगा रहा हूं, आपके चोर को पता है मुझे कहां जा करके अटैक करना है, चोरी करनी है। सेकंड वाले घर में क्यों मुश्किल होगी? इसलिए कि उसको पता ही नहीं है जहां से मुझे चोरी करनी है वो जगह कहां है, वो बॉक्स कहां है जहां मुझे जाकर चोरी करनी है। सेम यही चीज अगर आप ऊपर देखें, थोड़ी सिंपल समझ में आ जाएगी। पहले वाले केस में डबल बॉन्ड पे अटैक इजीली हो रहा है, दूसरे वाले केस में डबल बॉन्ड पे इजीली अटैक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल को पता है मुझे कहां जाकर के अटैक करना है, मुझे किस जगह पे जाकर के ऐड होना है। दूसरे वाले केस में ये नहीं है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल को डिफिकल्टी हो रही है ये पहचानने में कि यार मुझे कहां जाकर के बेसिकली अटैक करना है। डबल बॉन्ड उसके फिक्स नहीं है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहे होते हैं? शिफ्ट हो रहे होते हैं। इस बात से हमें एक बात और समझ में आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर अल्कीन के अंदर रिएक्शन हो रहा है और बेंजीन में रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ अल्कीन और बेंजीन की स्टेबिलिटी कंपेयर की जाए तो बेंजीन इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें अटैक नहीं हो रहा। इससे हमें एक और बात समझ में आई कि अगर बेंजीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की जाए कि बेंजीन ज्यादा स्टेबल क्यों है अल्कीन से, तो हम कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से या शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड से। मैं आपको एक जनरल बात बताता हूं, केमिस्ट्री में हमेशा एक बात याद रखिएगा, दुनिया का हर वो कंपाउंड जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड हो, वो हमेशा स्टेबल होता है। और आसान करके बताता हूं, दुनिया का कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगी वो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब आप सोचते होंगे सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं? सिंपल, मुझे एक बात बताओ, जब आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया, रिएक्शन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्यों? इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन लिया या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यही होता है केमिकल रिएक्शन। किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करना? शेयर करना। मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में एंगेज हो गए तो क्या देना लेना शेयर करना आसान होगा? डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैं कहता हूं जर्नल पॉइंट याद रखिएगा, जिन भी कंपाउंड्स के अंदर डीलोकलाइजेशन होगी या शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड होगी, वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हमेशा इनहेंस करेंगे, बढ़ा देंगे, हमेशा इंक्रीज कर देंगे उसकी स्टेबिलिटी। इसीलिए अल्कीन्स और बेंजीन के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन अल्कीन। तो पहली बात हमें कैसे पता चली कि हमारे जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, रिएक्शन के डिफरेंस से। किस रिएक्शन के डिफरेंस से? अल्कीन और बेंजीन के रिएक्शन के डिफरेंस से। हमारा दूसरी बात वही बहुत इस हर पॉइंट पिछले पॉइंट से और स्ट्रॉन्ग कन्विंस करने वाला होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है बॉन्ड लेंथ। बेटा, बॉन्ड लेंथ आपको आई होप इतनी नॉलेज होगी यकीनन, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम यूनिट है। ये बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, वैसी रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं, 1.20 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है बॉन्ड लेंथ। 3 अलग अलग बॉन्ड लेंथ है, राइट? अच्छा, अब फिर से बहस करते हैं, वापस से करते हैं कि नहीं यार मैं कन्विंस नहीं हूं, दोबारा बहस करते हैं, कर लें, लेट्स सी। ये देखिए, सपोज करो बेटा एक शख्स आपसे कहता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, गौर से देखिएगा, बस 3 प्रूफ देने फिर आगे चलते हैं। ओके, एक शख्स आपसे कहता है कि बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा एक सवाल है, इसका मतलब ये हुआ ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड है ये शॉर्ट होना चाहिए, एग्री? और ये जो कार्बन कार्बन सिंगल वाला बॉन्ड है ये लॉन्ग होना चाहिए, मानते हो? हर एक बॉन्ड शॉर्ट, एक बॉन्ड लॉन्ग, एक बॉन्ड शॉर्ट, एक बॉन्ड लॉन्ग होना चाहिए। अगर तुमसे कोई कहता है कि नहीं यार बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और बेंजीन अनसैचुरेटेड है, चलो सही है, मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो हमारे नजदीक अगर ऐसा होता है तो एक बॉन्ड लॉन्ग एक बॉन्ड शॉर्ट होना चाहिए, राइट? जब हमने रियल में देखा, यानी मेजरमेंट की कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, आपको पता है ऐसा कुछ नहीं था। अब आपके दिमाग में आएगा हो सकता है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बेंजीन में 1.54 थी, जी नहीं। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 थी, जी नहीं। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.20 थी, जी नहीं। अब मेरे जी नहीं से एक बात प्रूव हो गई, क्या? मैंने आपको सबसे शुरू में कहा था
इट इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड, यस और नो। ये ना सैचुरेटेड है और ना अनसैचुरेटेड है। प्रूव हो गया कैसे? ना इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 है, ना इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की 1.34 है, ना इसकी बॉन्ड लेंथ 1.20 है। व्हाट डज इट मीन? तो आप इसका इसी बात का जरा मतलब समझ लो। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ना सिंगल बॉन्ड है, ना डबल बॉन्ड है और ना ट्रिपल बॉन्ड है। तो फिर सवाल यह है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बेंजीन में होती क्या है? 1.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ऑल कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। कितनी? 1.40 डिग्री एंगस्ट्रॉम। चेक करें आप, क्या 1.4 कार्बन सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से किसी की बॉन्ड लेंथ है? जी नहीं। तो इसका मतलब है जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, इट इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। ना ये सिंगल बॉन्ड है, ना ये डबल बॉन्ड है, ना ये ट्रिपल बॉन्ड है। हमें प्रैक्टिकली पता चल गया कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ही डिफरेंट है। हम जो सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा किस वजह से है? डीलोकलाइजेशन की वजह से। क्योंकि जब आप हर दफा मेजर कर रहे होते हैं, डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली शिफ्ट ही कर रहा होता है। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम एंड दैट इज 1.40। किसी से भी मैच नहीं करता ये। इसका मतलब है बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। तीसरी और आखिरी बात सुनिएगा, लास्ट बात, वन लास्ट थिंग बेटा, द थर्ड वन। तीसरी बात क्या है? बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटी सी एक बात आपको समझा के बस को वाइंड अप करता हूं और उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि एक्सोथर्मिक के प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं? Do you know that? Product of exothermic reactions are always more stable than endothermic. हमेशा एक्सोथर्मिक के प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से एक छोटी सी बात बताऊँ आपको। लुक एट हियर, ये बैकग्राउंड वाली चीज़ है, हम एएस में भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आई होप ये आपको समझ में जल्दी आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट, और अगर मैं y एक्सिस के ऊपर एनर्जी लिखूं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज सब्सटेंसेज एट लोअर एनर्जी आर ऑलवेज स्टेबल। जो भी चीज लोअर एनर्जी पे होती है वो हमेशा स्टेबल होती है। इसलिए हम कहते हैं सब्सटेंसेज एट लोअर एनर्जी आर मोर स्टेबल। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज स्टेबल। हर एक्सोथर्मिक का प्रोडक्ट स्टेबल होता है। अच्छा, हमने एएस लेवल में इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी है। व्हाई सब्सटेंसेज एट लोअर एनर्जी आर ऑलवेज स्टेबल क्यों होती है? बिकॉज दे नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक और डिस्ट्रॉय। जो चीज जितनी लोअर एनर्जी पे होगी बेटा, उसे ब्रेक करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए आप कहते हैं सब्सटेंसेज एट लोअर एनर्जी आर ऑलवेज स्टेबल। अच्छा, इसके बिल्कुल रिवर्स सोचो। अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अगर दो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो दोनों के प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। हम दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट कंपेयर करें कि यार कंपैरेटिवली किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे? देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज स्टेबल। दो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, दोनों एक्सोथर्मिक है। Whose product will be more stable? तो क्या जवाब दोगे? The reaction which is more exothermic. Yes or no? दो रिएक्शन है, दोनों एक्सोथर्मिक है, दोनों के प्रोडक्ट स्टेबल है। मैं आपको बोल रहा हूँ यार, दोनों के प्रोडक्ट में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? जो प्रोडक्ट ज्यादा लोअर एनर्जी पे हो, यानी जो ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बना हुआ हो, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। रिवर्स कर दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है। यस और नो?
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हुआ। क्यों? अरे सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में लोअर एनर्जी पे कौन होता है? रिएक्टेंट। तो आप कहोगे इन एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल और इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उन दोनों के प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, आपने मुझे कहा जो ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। मैं रिवर्स सवाल पूछता हूं आपसे, बता सकते हो मुझे कंपैरेटिवली किसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों के प्रोडक्ट स्टेबल है, एक मोर एक्सो है जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, एक लेस एक्सोथर्मिक है जिसका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। मैं पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट को छोड़ो, ये बताओ दोनों में से किसका रिएक्टेंट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा? जो मोर एक्सोथर्मिक होगा या जो लेस एक्सोथर्मिक होगा? जो लेस एक्सोथर्मिक होगा, कंपैरेटिवली उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। तो एक चीज तुम्हें मैंने और समझाई, वो क्या है, मैं यहां लिख दूं ताकि तुम लोग गड़बड़ ना करो। सुनो, कंपैरिजन में बोलो, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो रिएक्टेंट ऑफ लेस एक्सो इज मोर स्टेबल, ठीक है, कंपैरेटिवली। अब ये टेक्निकल पॉइंट दिमाग में रखिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, लुक एट फॉर एग्जांपल बेटा, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलते हैं इसको? ये है बेटा साइक्लोहेक्सीन। आपने क्या किया, इसको हाइड्रोजिनेट कर दिया, हाइड्रोजन ऐड किया, सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसने प्रोडक्ट बनाया बेटा साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। टोटल रिलीज्ड होने वाली एनर्जी थी 120 किलो जूल पर मोल। डन? ओके, दोबारा देखिए बेटा, ये एक और कंपाउंड है बेटा, इसका नाम है साइक्लोहेक्सा 1,2 डाइईन, या सिर्फ डाइईन भी लगा सकते हो, ठीक है, 1,3 डाइईन, या फिर आप सिंपली इसको साइक्लोहेक्साडाइन कह सकते हैं। साइक्लोहेक्सा डाइईन, पोजीशन नहीं बताते, बस इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2, तो हम उसे जनरली क्या बोल रहे हैं? डाइईन बोल रहे हैं, ठीक है, आसानी के लिए। आ जाओ, हाइड्रोजिनेट करो, तो बेटा एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करने के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है, तो दो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो आपने लिखा निकेल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखें बेटा, बस इस आखिरी बात पे तवज्जो दे दीजिए, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा आपके। इसे कहते हैं बेटा साइक्लोहेक्सेन। सोचो, अगर एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट किया, एक डबल बॉन्ड, तो टोटल रिलीज होने वाली एनर्जी थी 120 किलो जूल पर मोल। बताओ, 2 डबल बॉन्ड को सैचुरेट करोगे, यानी उसमें उसकी हाइड्रोजनेशन कर दोगे, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कर दोगे, तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? 240 रिलीज होनी चाहिए। 240 रिलीज हुई, बिल्कुल हुई। कितनी रिलीज हो रही है? 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। ओके, अब आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये देखिएगा,
इसका नाम है साइक्लोहेक्साट्राईन। कितने डबल बॉन्ड है इसमें? 3। उसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साट्राईन। इसे कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए टू बी सैचुरेटेड? 3। मैंने लिखा 3H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ, वही बेटा निकल कैटालिस्ट यूज किया आपने, 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज किया बेटा, और तीनों डबल बॉन्ड आपने सैचुरेट कर दिए। ये लो बेटा, ये होगा, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा, टोटल रिलीज होने वाली एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 360 होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं अगर 3 डबल बॉन्ड को सैचुरेट करना हो तो जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो 360 होनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूं। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा और आपको पूरी बात समझा दूंगा। मेरा आपसे पहला सवाल, अगर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, अगर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ 3 डबल बॉन्ड सैचुरेट नहीं हो रहे। दोबारा देखो, ऊपर से नीचे वापस कंपेयर करो बेटा, चेक करो। एक डबल बॉन्ड सैचुरेट हुआ था, एक, तो 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। 2 डबल बॉन्ड सैचुरेट हुए बेटा, 240 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो 3 डबल बॉन्ड सैचुरेट होने से 360 किलो जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, नहीं हुई। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब आपने 3 डबल बॉन्ड सैचुरेट नहीं किए। अगर वो 3 डबल बॉन्ड होते तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, हो ही नहीं रही। इसका मतलब है वहां 3 डबल बॉन्ड नहीं है। अब जरा स्ट्रक्चर को गौर से देखो। ओ माय गॉड, ये तो वही स्ट्रक्चर है जिसे हमने किसके साथ रिलेट किया था? बेंजीन के साथ, और जिसके बारे में हमने कहा था बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। एग्री? अब मेरी एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लो, दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता। अगर दुनिया में साइक्लोहेक्साट्राईन होता बेटा, तो उसको सैचुरेट करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती? 360। हमने बहुत कोशिश की, इतनी रिलीज ही नहीं हो रही। अब अगली बात सुनो, आप कहते हो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो आपको जवाब देना पड़ता कि फिर इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहती, नहीं हुई। आप चुप हो गए, ठीक है भाई, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। अगला स्टेप सुनिए, अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है और ये स्ट्रक्चर ऐसा है, लेट्स सपोज, ये देखिएगा, जैसा मैंने कहा था, ये सपोज स्ट्रक्चर ऐसा है और आपने इसे हाइड्रोजिनेट किया, गुड, निकल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा, और इसने क्या बना दिया? साइक्लोहेक्सेन बना दिया। ये देखिएगा, साइक्लोहेक्सेन बनाया, ठीक है। पता है रिलीज एनर्जी कितनी थी? 208 किलो जूल पर मोल। हेलो, एक और बात समझ में आई। पहली बात क्या समझ में आई? पहली बात हमें ये समझ में आई कि हमारा जो वो है बेंजीन का स्ट्रक्चर, वो डबल बॉन्ड वाला नहीं है। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई? लेस एक्सोथर्मिक है एज कंपेयर टू अल्कीन। अगर वो अल्कीन होता तो 360 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती, उससे कम रिलीज हो रही है। लेस एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है, यस और नो? इसका मतलब है बेंजीन अल्कीन से ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। दुनिया के किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर डीलोकलाइजेशन होगी, और किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर डीलोकलाइजेशन होगी, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा इनहेंस करेगी, हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही तो रिएक्शन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं इंगेज हो रहे हैं, इसका मतलब है वो लेने देने में इन्वॉल्व नहीं है, वो स्टेबल है। समझ में आई? तो 3 चीज़ों से हमें पता चला, तीन डिफरेंट चीज़ों से। सबसे पहले हमें पता चला कि रिएक्शन ऑफ अल्कीन और रिएक्शन ऑफ बेंजीन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हालांकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने चाहिए और सेम कंडीशन पे होने चाहिए, नहीं होते।
दूसरी चीज हमें क्या पता चली, बॉन्ड लेंथ से पता चला कि ना वो सिंगल बॉन्ड है, ना वो डबल बॉन्ड है, ना वो ट्रिपल बॉन्ड है। और तीसरी बात हमें बेंजीन के लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से पता चला। क्या पता चला हमें कि यार बेंजीन तो अल्कीन की तरह है ही नहीं, बल्कि अल्कीन से बहुत स्टेबल है। अल्कीन तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बेंजीन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते? उनकी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है मुझे समराइज कर देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप चाहो तो उसे मेरे साथ साथ लिखो, छोटी छोटी बातें। जैसे पहली बात बेटा, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कुछ बातें जो मैंने आपको शुरू से लेकर अब तक कराई है, मैं उन्हें एक जगह पे समराइज कर देता हूं ताकि तुम्हें क्विक रिवीजन करने में आसानी हो बेटा। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, पहली बात हो गई। सिक्स सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन and 6 sigma bonds between कार्बन एंड हाइड्रोजन बेटा। ये वो सारी बातें जो मैं आपसे पहले करता हुआ आ रहा हूं, तो मैं इस टॉपिक को एंड करने पे वो सारी चीजें समराइज करके एक जगह पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। थ्री double bonds which continuously shift, or 6 pi electron which continuously delocalized। Benzene is more stable than अल्कीन। रीजन क्या है? डीलोकलाइजेशन। बिकॉज ऑफ delocalization of pi electron, all carbon carbon bond lengths are same। क्यों सेम है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन बेटा, बिकॉज ऑफ delocalization of pi electron। Benzene undergoes electrophilic substitution reaction। Substitution reaction because it has to maintain its
स्टेबिलिटी बेटा। मेरा ख्याल है सिर्फ ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। मैं आखिरी वाले पॉइंट को 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सुने बेटा, मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कहते हैं, पता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमेशा डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, राइट? तो अटैक करने वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सवाल यह है कि बेंजीन के अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक क्यों होगा? इसलिए कि बेंजीन के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अटैक करने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब सवाल यह है कि अल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? इसलिए जरा चेक कीजिएगा क्यों, वाई इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई आपसे जर्नल सवाल पूछे कि वाई बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल सा जवाब है, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिएगा, लुक एट हियर। देखो बेटा, अगर ये मैं 3 बॉन्ड थोड़ी देर के लिए रोक के दिखा रहा हूं आपको। सपोज करो आपने इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज करो आपने इसके अंदर Br2 ऐड किया कुछ डिफरेंट कंडीशंस लगा के, जरा देखिएगा। सपोज जैसे आपने अल्कीन में किया, तो होगा क्या, जरा ये देखिए। होगा ये कि एक डबल बॉन्ड टूटेगा, ओके, और एक डबल बॉन्ड टूटने के बाद 2 Br लग जाएंगे, ऐसा ही होगा? यस और नो? अगर बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता, अगर होता, तो ऐसी कंडीशन होती? बताओ, ऐसी कंडीशन में बेंजीन के ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड खत्म हो गए? क्या अब बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं। बॉन्ड की शिफ्टिंग के लिए शर्त भी ये है कि ऑल्टरनेट हो, इसमें ऑल्टरनेट ही खत्म हो गए। और बेंजीन की स्टेबिलिटी किसकी वजह से है? डीलोकलाइजेशन की वजह से। डीलोकलाइजेशन ही खत्म हो गई। बेंजीन कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी लूज करे, कभी भी नहीं। इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता। यही रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा। कैसे? जरा देखिएगा, लुक एट हियर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज करूं, जैसे गौर से देखिएगा आप, कुछ कंडीशंस वगैरह देके, ठीक है? लेट्स सपोज मैं इसमें रिएक्शन करवा रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल का ही होगा, वो तो डन है, बस सब्स्टिट्यूशन और एडिशन पे फड्डा चल रहा है। अब जरा देखिएगा, सोचो थोड़ा, ये लगा Br, सही है, और एक H इस वाली पोजीशन से हटा, इस पोजीशन से, ये जो पोजीशन मैंने लगाई है ना, इसमें से एक H हटा, एक Br के साथ उसने क्या बना लिया? HBr। ऊपर वाला रिएक्शन क्या था? एडिशन। क्या था? एडिशन। नीचे वाला रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। दोनों इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऊपर वाला रिएक्शन प्रेफर नहीं करता बेंजीन, नीचे वाला प्रेफर करता है। अब चेक कर लो क्यों। बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से पीछे भागता है? क्योंकि अगर उसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया तो उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। स्टेबिलिटी किसकी वजह से है? डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो इसीलिए वो एडिशन से पीछे भागता है। हाँ, कहता है सब्स्टिट्यूशन करवा लो। क्यों? ताकि मेरी स्टेबिलिटी एज इट इज रहे, मेरे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एज इट इज रहे, और मैं उन्हें कंटिन्यूसली शिफ्ट कर सकूं, या मैं पाई बॉन्ड्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली डीलोकलाइज कर सकूं। इसीलिए बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नहीं करता वो, ठीक है? तो हम जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन के, सब के सब रिंग के साथ, जितने भी रिंग के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे वो सब के सब क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और याद करो, शायद तुम्हें याद हो, एएस लेवल में हमने 3 तरह के रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। एएस में कौन से 3 पढ़े? हमने एएस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा हुआ है, हमने एएस के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमने एएस के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पढ़ा है। तो एक रिएक्शन एएस में रह गया था, कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो हम एएस में इसलिए नहीं पढ़ रहे होते क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा
बेंजीन के अंदर होते हैं, तो बेंजीन हम A2 में पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हम उसको वहाँ पे डिस्कस नहीं करते। तो अब हम यहाँ पे जितने रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेंजीन के, वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैं आपको एक जर्नल रिएक्शन कराऊंगा, एक आपको पेपर में ये रिएक्शन लिखना नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक दफ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म समझ में आ जाए, आपने एएस लेवल में बहुत सारे मैकेनिज्म किए, याद है ना, आपने सबसे पहला मैकेनिज्म एएस में कौन सा किया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मैकेनिज्म क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ब्रोमिनेशन वाला। तीसरा कौन सा था, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपने दोनों मैकेनिज्म पढ़े थे वहाँ, पता है, SN1 SN2, प्राइमरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड वाला। उसके बाद आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म पढ़ा था कार्बोनाइल के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला, याद है। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी A2 के अंदर मेनली एक जो है वो मैकेनिज्म है और उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होती है बेटा, बेंजीन में। तो मैं चाहूँगा कि आप एक रिएक्शन ना अच्छी तरह समझ लें। अच्छी तरह का मतलब ये होता है कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र समझें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, चार्ज क्या आया, इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, किससे निकला और कहाँ दिया गया। ये अगर आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो मुझे यकीन है आपको इलेक्ट्रोफिलिक के मैकेनिज्म लिखते वक्त आपका हाथ भी नहीं रुकेगा, आप बस करते रहेंगे, उसको बेहतरीन हो जाएंगे। तो मैं आपको जल्दी से सबसे पहले एक जर्नल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म समझाता हूँ। जर्नल एक ही मैकेनिज्म है A2 के अंदर, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा अब ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरल मैकेनिज्म। अच्छा, पेपर में क्या करना है वो बात की बात है, अभी तो मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ देखिएगा, कार्बन, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक एक इलेक्ट्रॉन की डिटेल समझा सकूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके बेटा। ये देखिएगा, ये H बेटा, एक H इधर है बेटा, एक H इधर है, एक H इधर है, ये कार्बन का डॉटी और हाइड्रोजन का क्रॉसी, और ये H बेटा। मैंने एक कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा बना के दिखा दिया, एक डॉट और एक क्रॉस करके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, और एक इलेक्ट्रोफाइल आया। अब देखिएगा हुआ क्या, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। आपको एएस में भी सिखाया गया था, दोबारा से बताता हूँ, मैकेनिज्म बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। अब देखिए, मैं चूँकि मैकेनिज्म आगे चल के पूरी डिटेल में, मतलब ज़रा समराइज़ करके डिटेल में समझा दूंगा, अभी तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो कैसे रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन ज़रा देखिएगा। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों को मैं पे लेबल करूँगा, मेंशन करूँगा, तो उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, लेट्स सपोज यहाँ देखिएगा, जैसे बेटा यहाँ देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को देखिएगा जिसको मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। आई थिंक ग्रीन पता नहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, बल्कि नज़र ही नहीं आ रहा वो है ना, वो मेरा ख्याल है, इससे कुछ और करता हूँ, वेट करें, ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, रेड कर देता हूँ, रेड देखता हूँ शायद नज़र आ जाए। क्या रेड नज़र आ, रेड नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। अब सुनिएगा, इस रेड वाले कार्बन को गौर से देखिए। ये रेड वाला कार्बन अपने नेबरिंग रेड वाले कार्बन, एक और कार्बन को रेड कर दिया मैंने, अभी ये गायब क्यों हो रहे हैं?
ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हुआ? ओ भाईजान, क्या हो रहा है आपको? ओके, ये जो ऊपर वाला रेड कार्बन है, ये नीचे वाले रेड कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन करके किसको देता है? इस इलेक्ट्रोफाइल को। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जैसे दो दोस्त हों और उनके पास कोई मांगने वाला आ जाए और एक दोस्त दूसरे दोस्त की जेब में हाथ डाले, पैसा निकाल के उस गरीब को दे दे, ये यार जा ऐश कर। ये ऐसा ही है। आप देखें, ऊपर वाले रेड वाला जो कार्बन मैंने बनाया है, उसने नीचे वाले जो कार्बन है उसको कहा कि यार इलेक्ट्रोफाइल गरीब है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दे दे। अपना नहीं दे रहा। अब ज़रा फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा, हुआ क्या? लुक एट हियर। पहली सिचुएशन देखिएगा बेटा। एक दफ़ा आपको ये पूरा मैकेनिज़्म इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ गया ना, तो बस उसके बाद ज़िंदगी में आपके रहेगा सुकून। ये देखिए बेटा, किसी भी किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज़्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बेटा, ये एच एच अपनी जगह है बेटा, ये डॉटी, ये क्रॉसी एच अपनी जगह है बेटा, ये एच अपनी जगह, ये एच अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह बेटा। अब गौर से देखिएगा, ये आया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या उसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म हो गया। कार्बन ने अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ इससे बॉन्ड बना लिया बेटा। डन? यस और नो? अब बताओ, इस पूरे मैकेनिज्म में जो यहाँ तक मैंने बनाया, इसमें किस कार्बन के साथ गलत हो गया? जो नीचे वाला है, क्या चार्ज आएगा उसमें? उससे तो इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना, बाहर दे दिया। इससे छीना, बाहर दे दिया, तो बेटा इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस आ गया। अब देखें क्या होगा। ये जो नीचे वाला कार्बन है, मैं इसी को डार्क कर देता हूँ, रेड करूंगा वो फिर गायब हो जाएगा बेटा। ये मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये कार्बन नजर ये फिर भी गायब। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में? कुछ गड़बड़ है। ओके, चले सुने, ये जो मैंने डार्क बना दिया कार्बन है, कुछ गड़बड़ हो रही है ना? चलो खैर, अच्छा ये बताओ, आपको नजर आ रहा है मैं जिस कार्बन की बात कर रहा हूँ? हुआ क्या, मैं एक दफा बोलता हूँ, ये जो कार्बन था, ये वाला जिसमें मैंने टिक लगाया, ये अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और किसको देगा? ऊपर पॉजिटिव वाले को। कैसे? मतलब जो काम टॉप वाले कार्बन ने अपने एडजेसेंट से इलेक्ट्रॉन छीन के इलेक्ट्रोफाइल को दिया था, तो ये नीचे वाला कार्बन है, ये ऊपर पॉजिटिव वाले कार्बन से कहता है तुझे फिक्र की ज़रूरत नहीं है, तुझे हेल्प चाहिए ना, मैं दूंगा, लेकिन अपनी जेब से नहीं। कैसे? ज़रा देखिएगा बेटा, अपने एडजेसेंट वाले से इलेक्ट्रॉन छीन के इसको देगा, अपना इलेक्ट्रॉन फिर भी नहीं देगा। अब ज़रा देखिए सिचुएशन, देखिएगा क्या हो गई। सी 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 सी, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर आ गया बेटा, ये डॉटी, ये क्रॉसी, ये एच, ये आ गया एच, ये डबल बॉन्ड आ गया इधर, ठीक है। ये पुराना डबल बॉन्ड है बेटा। अब देखिए, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है एज इट इज। देखिएगा सब कुछ एज इट इज अपनी जगह है। बता सकते हो किस कार्बन के साथ गलत हो गया? बराबर वाले के साथ क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। इसके ऊपर वाले कार्बन ने इसको कहा मत हो उदास, मैं हूं तेरे पास। ये देख, ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन छीना बेटा, नीचे वाले को दे दिया। खुश रहे तू, उससे इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे दिया, वो अपना काम करेगा, तू खुश रहे। ये देख, जरा नेक्स्ट सिचुएशन देखना बेटा, अगली सिचुएशन क्या होगी? ये कुछ ऐसी हो जाएगी, सी 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 सी। पहले मैं वो H फॉर्मेलिटी के लिए लगा दूं, ये H, ये H,
ये H, ये डॉट ई, ये क्रॉस ई, ये H, ये डॉट ई, ये डॉट ई, इधर आया H, यहाँ आया इलेक्ट्रोफाइल बेटा, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। बताओ सबसे टॉप वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? हुआ? आ गया? अब क्या होगा सुनिए। हाइड्रोजन ने कहा यार तुम लोग खामखा लड़ रहे हो, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहे हो, दूसरा का इलेक्ट्रॉन एक को दे रहे हो, पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया। एक काम करता हूं मैं, सेक्रीफाइस कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। देखिए सेक्रीफाइस कैसे करता है। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किया, तो कार्बन का पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव चार्ज कार्बन खत्म, और नीचे वाले कार्बन जिससे अटैच था उसको बोला यार तू बॉन्ड बना ले, खुश रहे, मेरा क्या है, मैं गरीब आदमी कहीं चला जाऊंगा। ज़रा देखिएगा हुआ क्या। नेक्स्ट सिचुएशन देखिएगा, आखिरी डायग्राम देखिएगा बेटा, लास्ट डायग्राम। सी सी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, और ये हो गए कार्बन। हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल बेटा, और ये देखें डबल बॉन्ड ये रहा, ये देखें डबल बॉन्ड ये रहा। अब ज़रा एक आखिरी डबल बॉन्ड देखिएगा, इस कार्बन के पास ये क्रॉस कहाँ से आया? हाइड्रोजन देके गया, और नीचे वाले कार्बन ने उसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया। हो गया? बताओ कौन बाहर निकल गया बेटा? H प्लस आयन। अब गौर से देखिए, छोटी छोटी बातों पे नोट कीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर गौर से देखिए। देखो बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल था, इसी तरह ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ है। क्या इस पूरे रिएक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया? यस और नो? एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया है? सब्स्टिट्यूट। तो आप इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक और चीज देखें, पेपर में आपको इतना बड़ा डिटेल मैकेनिज्म नहीं बनाना होता। पता है, अगर आपको मैं ये डिटेल मैकेनिज्म ना समझाऊं ना, तो फिर आपको जो रियल मैकेनिज्म है वो नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, ये है फर्स्ट डायग्राम, ये है सेकंड डायग्राम, और ये है थर्ड डायग्राम। ठीक है, गौर कीजिएगा बेटा थोड़ा सा। ओके, आपको पेपर में मैकेनिज्म कैसे बनाना होता है मैं समझाता हूं, जरा देखिएगा बेटा, मेरा साथ दीजिएगा। पेपर का मैकेनिज्म कैसा होता है यहां देखें। आपको जब एग्जामिनर कहेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बना के दो, पता है आपको क्या करना होगा? ये देखिएगा, ये आपने बेंजीन बनाया, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है, आपने एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, लुक एट हियर। अब देखें, ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने आपके सामने तीनों डायग्राम रख दिए। डायग्राम 1, डायग्राम 2 और डायग्राम 3 को गौर से देखिए और मेरा स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिए। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, चेक करें, हुआ, और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आकर के एंड हुआ, यस और नो? तीनों डायग्राम्स को गौर से देखिए। ये देखें, मैं मेंशन करता हूं, एडजेसेंट से शुरू हुआ और एडजेसेंट पे आकर पॉजिटिव चार्ज एंड हो गया। एग्री? इन तीन डायग्राम्स को पेपर में मिला करके बनाना होता है। कैसे बेटा? ये देखिएगा, लुक एट हियर। पेपर में आप इसे ऐसे बनाएंगे, ये आपने बनाया H, ये आपने बनाया E। अब सुने, इसके एडजेसेंट से स्टार्ट करेंगे और इसके एडजेसेंट पे ला करके सर्किल को रोक के बीच में प्लस लिख देंगे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊपर वाली तीन डायग्राम
इसका मतलब है जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है उसकी एडजेसेंट वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू होता है, और बेटा उसकी एडजेसेंट चार्ज पे, एडजेसेंट पोजीशन पे आके चार्ज एंड होता है। इसका ये मतलब है, यानी ऊपर की 3 डायग्राम्स को मिला करके एक डायग्राम बनाते हैं पेपर के अंदर। आखिरी बात, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के चला गया। अब देखिए कैसी बुरी डायग्राम्स बना रहा है रिजवान। ये देखो, ये हो गया बेटा। अब आप गौर से देखें, सोचें, अगर मैं आपको ऊपर वाली मैकेनिज्म ना बताऊं और आपको बस बोलूं कि पॉजिटिव यहाँ से शुरू होता है यहाँ के ख़त्म होता है, तो आप इसी इंटरमीडिएट में कंफ्यूज रहेंगे। ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है। तो ये दिस इज़ योर इंटरमीडिएट। ये है आपका इंटरमीडिएट। एक आखिरी इसी बात पे एक आखिरी बात बता के ख़त्म करता हूँ। लुक एट हियर, बस आज हम इसको यहीं पे रखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक के जनरल मैकेनिज्म पे देखिएगा बेटा, ये एनर्जी है बेटा, ये प्रोग्रेस है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा, मुझे यकीन है आपने इस तरह के ग्राफ पहले भी देखे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये देखिएगा बेटा, डू यू रिमेंबर दीज रिएक्शंस? शाबाश। एसएन रिएक्शन का ग्राफ याद है? हाँ बेटा। अब देखो, ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट हो गया जो मैंने ऊपर बनाया है। ये हो गया H, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज की रोटेशन। कुछ लोग इसे चांद तारा कहते हैं। इट्स नॉट अ चांद तारा, इट्स बेसिकली रोटेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और बेटा दिस इज़ योर प्रोडक्ट। ये देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आई होप आप जवाब दे देंगे। बताओ, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देख के आपको समझ आ रहा है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट है और कौन सा स्लो है? मतलब अगर मैं स्टेप वाइज डिवाइस करूँ तो सपोज करो, जैसे लेट्स सपोज बेटा, पता है ना, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी 1, और ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी 2, ये हो जाएगा EA2। तो बताओ, पहला और दूसरे स्टेप में कौन सा रिएक्शन फास्ट और कौन सा स्लो है? दूसरा वाला क्या होगा? फास्ट। क्यों होगा फास्ट बेटा? गुड, तुमने क्यों बोला फास्ट? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? लो है। और बेटा पहले वाले के अंदर रिएक्शन स्लो होगा। अच्छा, वैसे थोड़ा सोच सकते हो ऐसा क्यों होता है कि पहला वाला स्टेप स्लो है, दूसरा फास्ट है? क्यों? समझ में आ रही है? अभी मैंने हालांकि बताया था, बेंजीन की स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है? डीलोकलाइजेशन की वजह से। यस और नो? चेक करो, पहले स्टेप में डीलोकलाइजेशन ख़राब हो रही है। यस और नो? तो ख़राब होने वाला रिएक्शन तो जल्दी नहीं होता होगा, सही होने वाला रिएक्शन जल्दी होता होगा। तो वो अनस्टेबल है, ख़राब हो रहा है, और दूसरा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो फास्ट जाता है। तो ये था जर्नल मैकेनिज्म, सही है। अब हम जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म करेंगे सब इसी बेस पे करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। तो एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ, बच्चों को अच्छे तरीके से पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि यार इसको एक ही दफ़ा में समझ लो बस, ताकि मैं जब बार बार मैकेनिज्म लिखूँ, बनाऊँ, और मैं इसमें ये चांद तारा टाइप बनाऊँ, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये चांद तारा क्या होता है। बेसिकली वो चांद तारा नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज की रोटेशन है, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग बेटा इसके रिएक्शन, रियल रिएक्शन, अभी तो मैंने ई करके किया है ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रियल रिएक्शंस करेंगे, जो इसके रिएक्शंस वगैरह होते हैं। तो
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू मीट यू अगेन। सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ बेटा।